हाय एवरीवन, इन इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें अपनी मेमोरी के अंदर कोई टेक्स्ट स्टोर करना है, जैसे हमें किसी का नाम स्टोर करना है, कोई वर्ड स्टोर करना है, कोई सेंटेंस स्टोर करना है या फिर एक पूरा पैराग्राफ स्टोर करना है। तो ऐसे केसेस में हम स्ट्रिंग नाम के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कैरेक्टर्स, नंबर्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है उसको स्टोर कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग्स की बात करें तो स्ट्रिंग से पहले हमने एरेज पढ़े थे। अब हमने एरेज में मोस्टली जिन एरेज की बात करी वो इंटीजर टाइप्स के थे, लेकिन मान लीजिए हमें कैरेक्टर टाइप का एरे बना दें, तो कैरेक्टर टाइप के एरे के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे होंगे। जैसे हमने स्टोर कर लिया ABCD। अब कैरेक्टर एरे के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग स्टोर्ड होते हैं, और कैरेक्टर एरे की तरह ही हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कह देते हैं स्ट्रिंग विद अ कैपिटल S। इसके अंदर अगर हमें चीज़ें स्टोर करनी है तो वो कुछ इस तरीके से होंगी ABCD। अब देखने में ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, पर स्ट्रिंग जो क्लास होती है जावा के अंदर उसके साथ बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं जो काफ़ी सारे सवाल करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगी। तो इसीलिए मुझे पर्सनली जो C++ वाला स्ट्रिंग है उससे जावा वाला स्ट्रिंग बेटर लगता है। तो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे कैसे बेटर है, क्या क्या एडिशनल फंक्शनैलिटीज़, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। सबसे पहले एक कैरेक्टर एरे बनाकर देख लेते हैं और एक स्ट्रिंग बनाकर देख लेते हैं। अब हमने ऑलरेडी एक क्लास स्ट्रिंग्स बनाई हुई है। अब जावा के अंदर जो एक एग्जिस्टिंग क्लास, इनबिल्ट क्लास है, उसका नाम है स्ट्रिंग विद अ कैपिटल S। तो हमें इस स्ट्रिंग को अपनी स्ट्रिंग्स क्लास के साथ कंपेयर नहीं करना। ये इनबिल्ट क्लास है और ये क्लास हमने खुद से बनाई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर एरे बनाते हैं। तो कैरेक्टर एरे, इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं हम कुछ कैरेक्टर्स ABCD। और अब बनाते हैं एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम बनाते हैं स्ट्रिंग क्लास को इन्वोक करके, यानी स्ट्रिंग क्लास का हम नाम लिखते हैं, फिर कोई भी हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे अपनी स्ट्रिंग को हमने नाम दिया है str को हम लिखेंगे इज इक्वल टू ABCD। तो क्या हुआ, मेमोरी के अंदर एक लोकेशन आई जिसका नाम हमने str दे दिया। उस लोकेशन में वैल्यू स्टोर्ड है ABCD और वो किस टाइप की है, वो स्ट्रिंग टाइप की है। अब इसको हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से भी बना सकते थे। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग XYZ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम str2 नाम दे देते हैं। यहाँ पे नई हमने मेमोरी एलोकेट की है स्ट्रिंग टाइप की, जिसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है XYZ। अब इन दोनों का जो मतलब है वो हमारे लिए एज ए प्रोग्रामर ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इनकी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि मेमोरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, पर वो हम बाद वाले लेक्चर्स में कर रहे होंगे। अभी के लिए सिंपली समझते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है तो इसके यही दोनों मेथड्स है। पहला मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली इज इक्वल टू स्ट्रिंग लिख देंगे। दूसरा मेथड है जिसमें हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस दोनों में हल्का सा डिफरेंस आता है, वो इंप्लीमेंटेशन लेवल पे आता है, वो हमारे प्रोग्राम लेवल पर नहीं आता। तो अभी उसके बारे में नहीं सोचना। अभी के लिए हमें हल्की सी एक और बात दिमाग में बिठानी है कि जावा की जो स्ट्रिंग्स होती है ना, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है जो हमें जावा की स्ट्रिंग्स के बारे में पता होनी चाहिए और हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। कभी भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, इस चीज़ के बारे में सोचने की, रीज़न करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इम्यूटेबल यानी स्ट्रिंग्स कभी चेंज नहीं होती जावा के अंदर। हमेशा कोई भी चेंज करना हो किसी भी स्ट्रिंग में तो एक नई स्ट्रिंग बनती है उस चेंज के साथ। पुरानी स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए जावा की स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। ये चीज़ याद रखनी है। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे, पर अभी के लिए इतनी छोटी सी चीज़ याद रखनी है। तो अभी तो हमने बात की कि स्ट्रिंग्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम स्ट्रिंग्स को इनपुट आउटपुट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनपुट लेने के लिए एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर के लिए ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं java.util.all। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखते हैं स्कैनर का sc.next। .next से क्या होता है, एक स्ट्रिंग अगर आप इनपुट करेंगे तो वो आकर हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे अगर हम लिखें स्ट्रिंग नेम, तो यहां पर हम लिख सकते हैं नेम इज इक्वल टू sc.next। और फिर क्या करेंगे, इसी नेम को हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट कैसे करवाएंगे, सिंपली लिखकर नेम।
तो आप जैसे ही स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगी, डॉट नेक्स्ट सेव वो नाम हमारे पास आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो एंटर करते हैं नाम टोनी, तो टोनी हमारे पास रिवर्ट बैक होके आ गया है और हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है। अब एक और छोटी सी चीज़ ट्राई करते हैं, दोबारा से कोड रन करके इस बार हम क्या करेंगे, पूरा नाम भेज देंगे, टोनी स्टार्क भेजते हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ टोनी प्रिंट होकर आया, यानी सिर्फ फर्स्ट वाला जो वर्ड था वो हमारे पास प्रिंट होकर आया। तो ये जो स्कैनर का नेक्स्ट फंक्शन है ना, ये सिर्फ एक सिंगल वर्ड लेता है। जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन डाल देंगे बीच में या आप स्पेस डाल देंगे बीच में, उसको ये एज इनपुट नहीं ले रहा होगा। तो वहां पे हम नेक्स्ट की जगह एक नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज करेंगे जो पूरी की पूरी लाइन ले लेता है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, नेक्स्ट क्या करता है, सिर्फ वर्ड लेता है, और नेक्स्ट लाइन क्या करता है, पूरी लाइन ले लेता है। तो अब इसको दोबारा से कंपाइल करके रन करते हैं। इस बार पूरा नाम हम दे रहे होंगे टोनी स्टार्क। इनफैक्ट अब हम पूरी लाइन भी दे सकते हैं, हाय माय नेम इज श्रद्धा। तो सेम पूरी की पूरी लाइन सारे एडिशनल कैरेक्टर्स के साथ हमारे पास आ गई। अब स्ट्रिंग्स के अंदर यूजुअली हमें ये नहीं समझना कि सिर्फ कैरेक्टर्स ही होते हैं, यानी इंग्लिश के ही लेटर्स हम लिख सकते हैं, @ हैश 1 2 3 4 हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो एक वैलिड कैरेक्टर होना चाहिए जावा के कैरेक्टर सेट के अंदर। नेक्स्ट हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है एक फंक्शन। अब स्ट्रिंग एक क्लास होती है जावा के अंदर जिसके साथ एक स्पेशल फंक्शन एसोसिएटेड है। जैसे एरे के लिए हम लेंथ निकाल लेते थे, वैसे ही स्ट्रिंग्स के लिए भी हम उसकी पूरी लेंथ निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन की, फुल नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क। ऊपर वाले कोड को हम कर देते हैं कमेंट आउट। तो यहां पर अगर हम फुल नेम डॉट लेंथ लिखें, और लेंथ यहां पर एक फंक्शन है, एरे के अंदर जो लेंथ होता है वो एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम सिर्फ डॉट लेंथ लिखते हैं। ये जो बाद वाले 2 पैरेंथेसिस है इनको हम नहीं लगाते, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि लेंथ एक फंक्शन होता है तो हमें ये दोनों पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। इसको हम कर लेते हैं सेव एंड इसको कर लेते हैं एक बार रन, लेंथ को प्रिंट करवाने के लिए। तो लेंथ हमारे पास आई है 10, एंड इनफैक्ट हम ये कैरेक्टर्स काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, स्पेस भी काउंट होगी, 6 7 8 9 एंड 10। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमने बनाई है, जिस स्ट्रिंग को नाम दिया था फुल नेम, इसकी लेंथ है 10। तो जब भी लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हम डॉट लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। एंड इनफैक्ट जैसे एरे में हम लूप लगा लेते थे डॉट लेंथ से, वैसे यहाँ पर भी स्ट्रिंग्स में हम बहुत सारे लूप्स लगा रहे होंगे डॉट लेंथ की हेल्प से। नेक्स्ट बात करते हैं एक स्पेशल कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है कॉन्कैटेनेशन। अब कॉन्कैटेनेशन का बेसिक मतलब होता है 2 चीज़ों को जोड़ना। तो कॉन्कैटेनेशन यानी जब हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे होते हैं, जैसे अगर हम लिखें फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में हम सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, एंड फिर एक और स्ट्रिंग बनाते हैं लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में हम अपना लास्ट नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फुल नेम स्ट्रिंग थी, फुल नेम को यहाँ एक बार दोबारा से हम इसको कर लेते हैं डिक्लेयर। इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, एंड इनफैक्ट बीच में एक खाली स्पेस भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम आएगा, फिर एक स्पेस आएगी, फिर लास्ट नेम आएगा। तो इस तरीके से फुल नेम में हमने वैल्यू कैसे असाइन करी, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जोड़कर। यहाँ पर हमने 3 स्ट्रिंग्स को जोड़ा है, जिनमें से इसकी वैल्यू हमने बता रखी है, इसकी वैल्यू बता रखी है, और ये तीसरी स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, खाली है। और अब अगर हम फुल नेम को प्रिंट करवाएं, इस प्रोसेस को जो यहाँ पर हुआ है कि 2-3 या मल्टीपल स्ट्रिंग से मिलकर हमें एक सिंगल स्ट्रिंग मिलती है, इसको हम कॉन्कैटेनेशन का नाम देते हैं। अब C++ के अंदर फंक्शंस होते हैं कॉन्कैटेनेशन करने के लिए, इनफैक्ट जावा के अंदर भी होते हैं, पर सबसे ईजी तरीका है कॉन्कैटेनेशन करने का कि आप प्लस लगा दें। और आप नोटिस करेंगे कि जब भी हम system.out.println लिखते थे तो उसमें हमें कभी कभी मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करवानी होती थी, जैसे फुल नेम इज दिस। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे भी हम प्लस और फिर एक स्ट्रिंग लिखा करते थे आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर भी जावा के अंदर कॉन्कैटेनेशन चल रहा था, बट शायद हमें आज तक नाम नहीं पता था। तो इसका नाम हमें याद रखना है कॉन्कैटेनेशन। इस पर डायरेक्ट सवाल भी आ जाते हैं, और कॉन्कैटेनेशन करना जावा के अंदर बहुत आसान है। अब जैसे एरे के हम एक एक एलिमेंट को ढूंढ कर निकाल सकते हैं, वैसे ही स्ट्रिंग के भी एक एक कैरेक्टर को हम निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं .char@। जैसे अगर हमें पता करना है कि फर्स्ट लेटर क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, .char@,
मतलब कैरेट मतलब कैरेक्टर एट इंडेक्स, और अंदर हम डाल देंगे इंडेक्स, हमें 0th इंडेक्स यानी फर्स्ट जो पोजीशन है, फर्स्ट जो लेटर है उसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ हम सीधा लिख देंगे डॉट कैरेट और कर लेंगे कोड को रन, तो हमारे लिए एस प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो मेरे लिए क्या प्रिंट हो जाएगा, एच। अब अगर मुझे सारे के सारे लेटर्स प्रिंट करवाने हैं अपनी स्ट्रिंग के, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं, इसको नाम दे देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट लेटर्स। प्रिंट लेटर्स के अंदर हम पास कर रहे होंगे अपनी स्ट्रिंग str, और यहाँ पर लगा देंगे एक लूप। लूप क्या करेगा, लूप 0 से लेकर str की लेंथ तक चलेगा, i00। तो आपने नोटिस किया कि जैसे हम एरे के अंदर लूप के लिए स्टेटमेंट लिखते थे, वैसे ही फॉर लूप की स्टेटमेंट स्ट्रिंग के लिए लिखनी है। बस यहाँ पर क्या किया, डॉट लेंथ में एक पेरेंथेसिस ऐड कर दिया है क्योंकि एक फंक्शन है। अब यहाँ पर एक एक करके हमें सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, पहले प्रिंट की स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे str डॉट कैर एट आई, मतलब ith इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे एक स्पेस एंड यहाँ पर नेक्स्ट लाइन। तो ये पूरा फंक्शन बन गया है हमारा प्रिंट लेटर्स, जिसका काम है सिर्फ हमारी स्ट्रिंग के लेटर्स को प्रिंट करवाना। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी स्ट्रिंग मान लेते हैं फुल नेम, एंड यहाँ पे कॉल लगा देंगे हम प्रिंट लेटर्स को, यहाँ पे पास कर रहे होंगे अपना फुल नेम। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो हर एक लेटर हमारे लिए प्रिंट हो गया स्ट्रिंग का, और हर एक लेटर के बीच में आप देखेंगे कि एक स्पेस आ गई है। ये स्पेस क्यों आई है, क्योंकि प्रिंट की स्टेटमेंट में हमने ये स्पेस दी थी। तो अलग अलग लेटर्स को हम एनालाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर्स होते, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर्स होते, तो अगर हमें कंडीशन दी जाती कि अपनी स्ट्रिंग के अंदर हमें सिर्फ वोवल्स प्रिंट करने हैं या सिर्फ कॉन्सोनेंट्स प्रिंट करने हैं, मतलब AEIOU प्रिंट करना है, या उनको छोड़कर बाकी सारे लेटर्स प्रिंट करने हैं, या फिर हमें सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, या फिर कैपिटल लेटर प्रिंट करने हैं, स्मॉल लेटर प्रिंट करने हैं, या सिर्फ नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो इस तरीके के बहुत सवाल बन सकते हैं। तो वो सारी जो कंडीशंस होंगी इसी तरीके से हम लूप लगाएंगे। यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को निकालकर, इस स्टेटमेंट से एक एक कैरेक्टर को निकालकर अपनी कंडीशन लिख रहे होंगे, और फिर उन कंडीशन के हिसाब से अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। अब सबसे पहले जिस सवाल की हम बात करेंगे, ये इंट्यूट के अंदर आया हुआ है, इस कंपनी के अंदर, और इस सवाल का नाम है चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम शब्द जिसने पहली बार सुना है, इसका मतलब होता है वो शब्द जो सामने से भी वैसे ही दिखते हैं और आखिर से पढ़ें तो भी वैसे ही दिखते हैं। जैसे अगर हम रेस कार का एग्जाम्पल लें, तो शुरुआत से पढ़ें तो पहले R आएगा, फिर A आएगा, फिर C आएगा, फिर E आएगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा, फिर दोबारा R आएगा। और अगर पीछे से पढ़ें तो भी ये सेम लेटर्स का कॉम्बिनेशन रिपीट होता है। नून जो वर्ड है, इसमें भी चाहे सामने से पढ़ लें चाहे पीछे से पढ़ लें, सेम वर्ड हम पढ़ रहे होंगे। मैडम में भी सामने से पढ़ लें पीछे से पढ़ लें, सेम वर्ड पढ़ रहे होंगे। अब पैलिंड्रोम्स नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 2 3 2 2 1, तो ये सामने से आए या हम पीछे से आए, सेम रिपीटेशन होता है। तो ऐसी स्ट्रिंग्स को हम पैलिंड्रोम का नाम देते हैं। और हमारे लिए सवाल ये है कि हमें कोई स्ट्रिंग दी होगी और हमें बताने की क्या वो स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम अपनी ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं, रेस कार। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या करना है, पैलिंड्रोम ढूंढने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप स्ट्रिंग को आधे हिस्से में बांट लें और फिर सामने वाले फर्स्ट लेटर को लास्ट से कंपेयर कर लें, सेकंड को सेकंड लास्ट से कंपेयर कर लें, थर्ड को थर्ड लास्ट से कंपेयर कर लें, जब तक मिडिल पॉइंट पे हम नहीं पहुंच जाते। और अगर सेम आ रहे हैं और हम मिड पे भी आ गए तो मतलब हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। जैसे यहाँ पे इस आर को हम कंपेयर करेंगे इस लास्ट लेटर के साथ, तो ये दोनों लेटर्स जो हैं वो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन होगा सेकंड लेटर का सेकंड लास्ट के साथ, ये दोनों भी सेम है। फिर कंपैरिजन होगा थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ, ये दोनों भी सेम है। फिर हमारे पास सिंगल एलिमेंट रह गया है तो इसका इसी के साथ कंपैरिजन कर देंगे, ये भी सेम है। तो यहाँ तक बेसिकली हम अपना लूप रन करेंगे जिसमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को हम कंपेयर करेंगे, और अगर उनके जो लेटर्स हैं वो हमारे सेम आते चले गए तो उस केस में हमारा जो शब्द है वो एक पैलिंड्रोम है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास जो वर्ड है वो एक पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे नॉन पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं RACPAR,
तो इसमें सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे होंगे R को R के साथ, ये सेम हो जाएगा। उसके बाद कंपेयर करेंगे A को A के साथ, ये भी सेम हो जाएगा। पर फिर कंपेयर कर रहे होंगे C को P के साथ। जब इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो ये सेम नहीं होगा, तो हमारा ये जो वर्ड है ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। इस तरीके के एक वर्ड्स हमारे पास पैलिंड्रोम आ जाएंगे। इसके लिए लॉजिक कैसे बनेगा? लॉजिक में बस एक सिंपल सा लूप चलेगा। लूप कहाँ से चलेगा? इंडेक्स 0 से लेकर हमारे हाफ स्ट्रिंग तक। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर इंट i इक्वल 0 टू हमारी लेंथ बाय 2, हाफ लेंथ तक हमारा लूप चल रहा होगा। कंपेयर किस किस को करेंगे? कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग के इंडेक्स i को अपनी स्ट्रिंग के इंडेक्स n-i-1 के साथ। कैसे पता चला n-i-1? रेस कार का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने इस वर्ड का, RACECAR। इसमें जो इंडेक्स हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अंदर जो n हम लेंगे, n है इसकी लेंथ, टोटल लेंथ हमारे पास है 7। अब 0th इंडेक्स पर जो लेटर है उसका कंपैरिजन हो रहा है लास्ट इंडेक्स वाले लेटर के साथ। लास्ट इंडेक्स की क्या वैल्यू है? लास्ट इंडेक्स की वैल्यू n-1, यानी n-1-0 भी इसको हम लिख सकते हैं। फिर आएगा हमारा फर्स्ट। 1 का किसके साथ कंपैरिजन हुआ? 1 का कंपैरिजन हुआ n-1 के साथ, क्योंकि पहले 0 माइनस हुआ था, अब एक इंडेक्स से हम और पीछे की तरफ आ रहे हैं तो -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपैरिजंस को हम एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि स्ट्रिंग ऑफ i को हम हर बार कंपेयर करें स्ट्रिंग ऑफ n-i-1 के साथ, या इसको हम n-1 i भी कह सकते हैं। n-1 तो लास्ट है, पर लास्ट से भी अब पीछे आ रहे हैं। कितना पीछे आ रहे हैं? जिस इंडेक्स के साथ कंपैरिजन चल रहा है, मतलब -i। तो इस तरीके का हमारा कुछ लूप होने वाला है। इसके लिए हम कोड भी लिख लेते हैं। कोड के अंदर सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, यहाँ पे रेस कार से ही शुरुआत कर देते हैं और ऊपर बनाते हैं अपना एक फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक बूलियन टाइप का इसको बनाते हैं। यानी पैलिंड्रोम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, पैलिंड्रोम नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज पैलिंड्रोम, और इसके अंदर पास करेंगे अपनी स्ट्रिंग str। लॉजिक ये था, एक लूप चलाएंगे। तो लूप को चलाते हैं, इंट i इक्वल 0 से ही लूप शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? i लेस देन str डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2 तक, और कर देंगे i प्लस प्लस। तो हाफ लेंथ तक हमारा लूप जा रहा होगा। हर बार क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे दो इंडेक्सेस का। कंपैरिजन किस किस के बीच में होगा? str डॉट कैर एट i, यानी ith इंडेक्स इज इक्वल टू str डॉट कैर एट n-n क्या था? यहाँ पर n को अलग से लिख लेते हैं, ऑल्दो अगर आप एक्चुअल टेस्ट में लिख रहे हैं तो n अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी के लिए लिख लेते हैं। n है हमारा स्ट्रिंग की लेंथ, तो यहाँ हो जाएगा n-1 माइनस i। अगर ये इक्वल है फिर तो नॉर्मल चीजें चलती रहेंगी, फिर तो मतलब आप अगला कंपैरिजन करिए। पहला और आखिरी इक्वल हो गया तो अब आगे वाली पोजीशन पे बढ़ के कंपेयर करो। ये दोनों भी इक्वल हो गए, फिर आगे वाली पोजीशन पे बढ़ के कंपेयर करो। हमें तो वो कंडीशन चाहिए जिसमें इक्वल हो ही ना, क्योंकि उसमें अगर इक्वल नहीं हुए, जिस भी पॉइंट पे इक्वल नहीं हुए, हमें आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। हमें वहीं पता चल जाएगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू। जैसे ही नॉट इक्वल टू आ गया, पता चल गया दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ये कौन सी कंडीशन है? नॉट अ पैलिंड्रोम वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे सिंपली हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। आगे के कंपैरिजंस करने ही नहीं, यहाँ पे आप सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। पर ये सारे के सारे कंपैरिजंस अगर ट्रू दे देते हैं तो लास्ट में यहाँ से भी हम रिटर्न कर देंगे ट्रू को। तो देख लेते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं इज पैलिंड्रोम, जिसके अंदर पास कर देंगे str। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो हमारे पास ट्रू आया क्योंकि रेस कार एक पैलिंड्रोम है। यहीं पर एक और पैलिंड्रोम अगर हम डाल देंगे नून, तो दोबारा से ट्रू आ गया। बट यहाँ पे अगर मैं एक नॉन पैलिंड्रोम डालूं, जिसे मैं अपना नाम ही डाल लेती हूँ, तो ऑब्वियसली एक पैलिंड्रोम नहीं है ये, तो इस केस में ये रिटर्न कर देगा मेरे लिए फॉल्स। तो इस तरीके से हम पैलिंड्रोम का सवाल लिखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने सिंगल लूप चलाया है, 0 से लेकर n-2 तक हमारा लूप चलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है लीनियर टाइम की, यानी बिग ऑफ n। नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल करेंगे। सवाल का नाम है कि हमें एक रूट दिया है जिसमें 4 डायरेक्शंस है। इसको पहले हल्का सा विजुअलाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि जब भी हम कंपास की बात करते हैं ना, कंपास के अंदर 4 डायरेक्शंस होती हैं। एक होती है नॉर्थ, एक होती है
है साउथ, एक होती है ईस्ट, एक होती है वेस्ट। तो इसको हम नॉर्थ कह देते हैं, इसको साउथ कह देते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं वेस्ट। तो हमें कुछ पाथ दिया हुआ है, यानी यहाँ पर वेस्ट बोला है तो हमें वेस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ बोला है तो नॉर्थ की तरफ जाना है, ईस्ट बोला है तो ईस्ट की तरफ जाना है, साउथ बोला है तो साउथ की तरफ जाना है। तो मान लीजिए आप 0 0 ओरिजिन पे खड़े हैं। ओरिजिन के सवाल किया करते थे मैथ में 12th क्लास के अंदर। ओरिजिन ओ पे हम खड़े हैं और यहाँ से हमें मूव करना है उस पाथ पे जो पाथ हमें दिया हुआ है, और फिर हमें बताना है कि पाथ से लेके डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमें लॉन्गेस्ट पाथ दिया हुआ है, तो इस पाथ को फॉलो करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जाएंगे हम वेस्ट में, तो वेस्ट में गए, उसके बाद जाएंगे नॉर्थ में। नॉर्थ में एक एक यूनिट हमें बढ़ना है, यहाँ पे भी एक यूनिट, यहाँ पे भी एक यूनिट। नॉर्थ में गए एक यूनिट, फिर जाएंगे ईस्ट में, ईस्ट में गए एक यूनिट, फिर जाएंगे दोबारा से ईस्ट में, तो ईस्ट में एक और यूनिट चले गए, फिर जाएंगे नॉर्थ में, नॉर्थ में एक यूनिट गए, फिर जाएंगे ईस्ट में, तो ईस्ट में एक यूनिट गए, फिर जाएंगे साउथ में, तो साउथ में नीचे की तरफ आ गए, फिर जाएंगे ईस्ट में, ईस्ट में एक यूनिट गए, फिर नॉर्थ एक यूनिट, दोबारा से नॉर्थ एक यूनिट, दोबारा से नॉर्थ एक यूनिट। तो इस तरीके से हमारी जो फाइनल पोजीशन होगी उसको कैसे एनालाइज करेंगे। एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो है हमारा 3 दूर, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना दूर है, 1 2 3 एंड 4, तो 3 4 हमारी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, 0 0 हमारी इनिशियल पोजीशन थी। अब डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ हमें निकालना है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ हमने फिजिक्स में सीखा था, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये लाइन होने वाली है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला मैथ में सीखा करते थे, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ, हमारा x2 है 3 माइनस 0 ये है x1 प्लस 4 माइनस 0 मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो फाइनल जो पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ दोनों डिस्टेंस के बीच में, उसकी लेंथ होगी 5, और हमें यही 5 प्रिंट करना है, यही लेंथ प्रिंट करनी है। सोचने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बहुत इजी सवाल है। और इस सवाल के पीछे मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका लॉजिक क्या था, कि हमने इस तरीके का कुछ फॉर्मूला यूज़ किया, हमने इस तरीके से कुछ डायग्राम ड्रॉ किया, ये इसके पीछे का सबसे मुश्किल पार्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसको लॉजिक में, हम इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोड में कन्वर्ट करने का ये तरीका है जो अभी हम बात करेंगे। कोड में कन्वर्ट करने का तरीका है कि आपको पता ही है x और y इनिशियली आपका 0 है, और ये भी आपको पता है कि नॉर्थ जाना है तो मतलब एक ऊपर जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे मतलब ऊपर जाएंगे, तो नॉर्थ के केस में क्या होगा, y हो जाएगा +1। साउथ के केस में नीचे आएंगे, साउथ के केस में क्या होगा, हाइट 1 से कम हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी y-1। वेस्ट के केस में क्या होगा, हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो x हो जाएगा -1, ईस्ट के केस में हम राइट की तरफ जाएंगे तो x हो जाएगा +1। तो ये सिंपल सी जो चीज़ है ना कि नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट के केस में आपको एक्स वाई के साथ क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉजिकल चीज़ है इस सवाल की। तो ये सवाल बहुत सारी फॉर्म्स चेंज करके आपके पास आ जाता है कंपेटिटिव कॉन्टेस्ट में, तो उस टाइम पे याद रखना है। इस डायग्राम से हम याद रख सकते हैं। और किसी भी सवाल में कभी भी कोई परेशानी होती है ना, अगर ऐसे कोऑर्डिनेट्स वाले, लाइंस वाले, नंबर्स वाले कोई भी सवाल आ जाते हैं, सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करके हमें देख लेना है। डायग्राम ड्रॉ करके थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम थोड़ा सा लॉजिक खुद से सीख पाते हैं। तो ये लॉजिक भी हमने डायग्राम से सीखा है, एनालाइज किया, नॉर्थ से क्या होगा, साउथ जाने से क्या होगा, वेस्ट जाने से क्या होगा, ईस्ट जाने से क्या होगा। हमें पता है जैसे जैसे हम स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे, इन कंडीशंस को हमें फॉलो करते जाना है। उसके बाद फाइनली जो एक्स वाई हमारे आ जाएंगे, उस पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, और अपना फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम करवा देंगे प्रिंट। तो उसके लिए एक फंक्शन हम लिख लेते हैं। अब ऑलरेडी स्ट्रिंग पाथ हमने वही वाला लिया हुआ है जिसको हमने एग्जाम्पल की तरह अभी देखा। एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट। इंट क्यों रिटर्न, क्योंकि इंट है हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इंट शॉर्टेस्ट या गेट शॉर्टेस्ट कर लेते हैं, इसको गेट पाथ कर लेते हैं। गेट पाथ स्ट्रिंग, इसमें एक पाथ हमारे पास आएगा, इनफैक्ट इसको शॉर्टेस्ट पाथ कर लेते हैं, गेट शॉर्टेस्ट पाथ।
अब हमें पता है हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है x को 0 के साथ एंड एक वेरिएबल y को भी 0 के साथ। अब करेंगे एक लूप लगा लेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0 से ये लूप हमारा जाएगा पाथ डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस। अब कैरेक्टर्स को एनालाइज कर लेंगे। कैरेक्टर्स को कैसे एनालाइज करेंगे, डायरेक्शन ले लेते हैं, कैरेक्टर डायरेक्शन इज इक्वल टू पाथ डॉट कैर एट आई। तो ये डायरेक्शन मिल गई हमें। अब केसेस देख लेंगे। पहली डायरेक्शन है साउथ, तो केस साउथ है, इफ डी आई आर इक्वल टू एस, उस केस में क्या होना था, y माइनस माइनस होना था। एल्स इफ डी आई आर इक्वल टू नॉर्थ आ जाता, तो ये हमारा केस नॉर्थ हो गया, इसको नॉर्थ नाम दे देते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में y हो गया प्लस प्लस। अब हमारा केस वेस्ट कर लेते हैं, एल्स इफ डी आई आर इक्वल टू वेस्ट। वेस्ट के केस में हम क्या करेंगे, वेस्ट के केस में x हो जाएगा माइनस माइनस एंड लास्ट केस आएगा हमारा ईस्ट का। ईस्ट के केस में हम कर लेंगे x प्लस प्लस। ये x प्लस प्लस यहाँ पे नहीं करना, इसको एल्स के अंदर लिखना है, नहीं तो हर केस के लिए हमारा x जो है प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी कंडीशंस लिख ली हैं। x और y को हर स्टेप में हमने कर दिया है अपडेट। लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये दिखने में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लग रहा होगा, लेकिन कोडिंग सब कुछ आसान कर देती है। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर निकाल लेते हैं। x स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो एक कैपिटल X स्क्वायर हो गया। ये है हमारा x माइनस 0, बेसिकली x इंटू एक्स। फिर y स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई। अब रिटर्न क्या करना है हमें, मैथ डॉट SQRT। तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है। तो मैथ जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है। स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, x2 प्लस y2। ये x स्क्वायर और y स्क्वायर है, इसको 2 मैंने लिख दिया है। अब ये जो मैथ डॉट स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, स्क्वायर रूट रिटर्न कर देता है किसी भी नंबर का, पर रिटर्न करने का जो टाइप होता है, आप यहाँ पे देखेंगे व्यू प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, डबल को हम इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मैथ का स्क्वायर रूट फंक्शन डबल वैल्यू रिटर्न करता है, जिसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, फ्लोट में टाइप कास्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी इंटीजर की जगह फ्लोट कर लेते हैं। फ्लोट क्यों किया, क्योंकि इस बार तो हमें पता चला अंडर रूट ऑफ 25 आ गया, लेकिन अगर हम किसी और डेस्टिनेशन पर रुकते जहाँ पर मान लीजिए अंडर रूट जो है वो एक इंटीजर नहीं होता, वो कोई फ्लोटिंग वैल्यू होता, तो उसका फ्लोट वाला पार्ट तो कट ही जाता। इसीलिए यहाँ पे फ्लोट कर लिया है और इसको टाइप कास्ट भी फ्लोट में कर दिया है। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट कर लेंगे गेट शॉर्टेस्ट पाथ, उसके अंदर पाथ को हमने पास कर दिया, इसको कर लिया सेव एंड अब इसको कर लेंगे हम रन। तो शॉर्टेस्ट पाथ 5.0 हमारे लिए प्रिंट हो गया। मान लो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे सिंपली हम क्या करते, एक स्टेप ऊपर जाते एक स्टेप नीचे जाते, यानी पाथ हमारा क्या होता, नॉर्थ एंड साउथ। तो उस केस में हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जानी चाहिए। तो देख लेते हैं, टैली कर लेते हैं, तो 0.0 हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो इसी तरीके से इस सवाल को हमने कर लिया सॉल्व। इस सवाल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी बिग ऑफ n, यानी लीनियर टाइम। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ एक लूप चलाया है, सिंपल सा लूप चलाया है, जिसमें अपने पाथ वाली जो स्ट्रिंग है उसको हमने ट्रवर्स किया है। तो पाथ स्ट्रिंग का मतलब इस वाली पाथ स्ट्रिंग का जो भी जितने भी इसमें कैरेक्टर्स होंगे वही हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन की। जब भी हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो हम इक्वल टू लिख देते हैं, या दो फ्लोटिंग वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है, या फिर दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करना होता है। पर स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए इक्वल टू हर केस में काम नहीं करता। इसको हल्का सा टेस्ट करके देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक स्ट्रिंग बनाई S1 के अंदर हम कोई भी रैंडम वैल्यू हमने डाली, मान लीजिए हम डाल लेते हैं टोनी। अब एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग S2, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू डालेंगे टोनी। और एक तीसरी स्ट्रिंग बनाएंगे S3, इसको हम न्यू कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करेंगे और इसमें लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग टोनी। और अब शुरू करते हैं अपना कंपैरिजन। सबसे पहले कंपेयर करेंगे इफ S1 इक्वल टू S2
उस केस में हम प्रिंट करने वाले हैं स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एल्स इस केस में प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। सेम चीज हम रिपीट करेंगे, पर इस बार रिपीट करेंगे हम अपने S1 एंड S3 के लिए, और आउटपुट को एक बार एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए प्रिंट हुआ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एंड सेकंड केस में प्रिंट हुआ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो S1 और S2 की वैल्यू को ये इक्वल बता रहा है हमारा जावा, बट S1 और S3 की वैल्यू को नॉट इक्वल बता रहा है, इवन दो इन तीनों के अंदर सेम स्ट्रिंग स्टोर्ड है विच इज टोनी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जावा के अंदर एक इंटर्निंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बारे में अभी हम 2-3 लेक्चर्स के बाद डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सी चीज ये है कि जब भी आप एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसको न्यू कीवर्ड के साथ नहीं बनाते, तो वो स्ट्रिंग क्या करती है, वो किसी पुरानी स्ट्रिंग को ही पॉइंट कर रही होती है। जैसे एक बार मेमोरी के अंदर टोनी नाम की स्ट्रिंग बन गई, तो ये S2 भी उसी टोनी को पॉइंट कर रहा है, तो इसीलिए दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। पर जब भी हम न्यू के साथ डिक्लेयर करते हैं एक नई स्ट्रिंग, तो एक नया टोनी क्रिएट होता है, और उस केस में S1 और S3 इक्वल नहीं होते। तो जब भी हमें स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी चेक करनी है, मतलब हमें से वैल्यू चेक करनी है, तो हम इक्वल टू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल टू देखता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट लेवल पर सेम है क्या, मतलब ये टोनी और ये टोनी सेम है क्या। पर हमें तो सिर्फ वैल्यू चेक करनी है ना, हमें चेक करना है S2 के अंदर जो चीज स्टोर्ड है और S3 के अंदर जो चीज स्टोर्ड है वो इक्वल है क्या। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है इक्वल्स। तो हम लिखते हैं S1 डॉट इक्वल्स S3। तो डॉट इक्वल्स एक बूलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे अगर S1 और S3 की वैल्यू इक्वल है तो उस केस में वो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है तो उस केस में वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे ये सेम हम लाइन कॉपी कर लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं इसको कॉमेंट आउट। इस बार हमारे लिए प्रिंट हुआ है स्ट्रिंग्स आर इक्वल, मतलब S1 और S3 को इस बार इसने इक्वल बनाया, क्योंकि इक्वल्स फंक्शन सिर्फ वैल्यू चेक करता है। तो जब भी दो स्ट्रिंग्स की वैल्यू के हिसाब से हमें उन्हें कंपेयर करना हो कि वो इक्वल हैं या नहीं है, तो इक्वल टू यूज नहीं करना, हमें यूज करना है डॉट इक्वल्स। अब जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, एक सबस्ट्रिंग नाम का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। जैसे एरे में हमारे पास सब एरे होता था, वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास सबस्ट्रिंग होता है। सबस्ट्रिंग यानी हमारी स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट जो कॉन्सिक्यूटिवली आने वाले लेटर्स से बना हुआ है, मतलब एक के बाद जो एडजेसेंट लेटर्स होते हैं उनसे वो सबस्ट्रिंग वो पार्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो इस स्ट्रिंग में अगर हम ये वाला हिस्सा देखें तो ये हमारी स्ट्रिंग का LOW एक सबस्ट्रिंग बन जाएगी। इसके अंदर ये वाला हिस्सा भी एक सबस्ट्रिंग हो सकता है, ये वाला हिस्सा भी एक सबस्ट्रिंग हो सकता है, ये इतना हिस्सा भी एक सबस्ट्रिंग हो सकता है। बस इसके अंदर अगर हम EWD लिखना चाहें, ये एक सबस्ट्रिंग नहीं होगा, इसको हम एक सब सीक्वेंस कह सकते हैं। पर यहां पर हम सबस्ट्रिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो कॉन्टिन्यूअस हिस्सा एक स्ट्रिंग का जो उसका छोटा पार्ट फॉर्म करता है। अब मान लीजिए हमें किसी भी स्ट्रिंग का एक सबस्ट्रिंग निकालना है जिसके अंदर हमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है और एक एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है, जिसमें एंडिंग इंडेक्स नॉन इंक्लूडिंग है, मतलब ये इंक्लूड नहीं होता, ये एक्सक्लूडेड इंडेक्स है। जैसे अगर हम हेलो वर्ल्ड का एग्जाम्पल लें, ये वाली हम स्ट्रिंग लें हेलो वर्ल्ड, तो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें सब स्ट्रिंग निकालनी हो जिसमें स्टार्टिंग इंडेक्स हमने 0 ले लिया और एंडिंग इंडेक्स हमने 4 ले लिया, इसका मतलब हमें निकालना है H0 1 2 एंड 3 HELL। सिर्फ इतनी स्ट्रिंग को हम ऐसा सब स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर हमें कोई और कॉम्बिनेशन दिया है, यानी हमें 3 से 5 तक की सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो उस केस में हम किसको लेकर आएंगे, 3 यानी O एंड 4 इज W। 5 इंक्लूड नहीं करना, जैसे पिछली बार मैंने 4 इंक्लूड नहीं किया था, इस बार 5 भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 से 5 यानी सिर्फ 2 कैरेक्टर्स होंगे हमारी सबस्ट्रिंग के अंदर, विच इज O एंड W। तो इस तरीके से हमें कोई स्ट्रिंग दी होगी, उसका हमें स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स दिया होगा फॉर हमारी सबस्ट्रिंग, और हमें उसके हिसाब से क्या करना है, हमें उसके हिसाब से सबस्ट्रिंग प्रिंट करनी है जिसमें हमारा एंडिंग इंडेक्स नॉन इंक्लूडिंग है। उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले अपनी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग str
इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले आएगी हमारी स्ट्रिंग str, फिर आएगा इंट हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स एंड इंट हमारा एंडिंग इंडेक्स। तो एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं सब str को इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी के साथ। एम्प्टी के साथ इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है। वो लूप शुरू होगा स्टार्टिंग इंडेक्स से और लूप जाएगा एंडिंग इंडेक्स -1 तक, और इस बीच जितने भी लेटर्स आएंगे उन सबको हम अपनी सबस्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे एंड फाइनली अपने फंक्शन से हम अपनी सबस्ट्रिंग को कर देंगे रिटर्न। तो लूप चलाते हैं, इंट i इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर i लेस देन एंडिंग इंडेक्स तक i प्लस प्लस। हर स्टेप पर क्या करेंगे, सब str प्लस इक्वल टू, ये प्लस इक्वल टू यानी यहाँ पर हम कॉन्काटेनेशन ही कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली जब हम डिजिट्स को प्लस करते हैं या इंटीजर्स को करते हैं, फ्लोट्स को करते हैं, तो प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू करते थे, वैसे ही हम स्ट्रिंग्स के साथ कर सकते हैं। तो प्लस इक्वल टू किया है, अब लिख देंगे अपना कैरेक्टर क्या होने वाला है, str.char@i। तो इससे क्या होगा, हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग इंडेक्स -1 तक के सारे कैरेक्टर्स हमारी सबस्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पे कर देंगे रिटर्न सबस्ट्रिंग, और यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कॉल कर लेंगे अपने फंक्शन को सबस्ट्रिंग, जिसके अंदर पास करेंगे str। स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर लेते हैं 0, एंडिंग इंडेक्स पास कर लेते हैं 5। इसको कर लेते हैं सेव। तो हमारे लिए प्रिंट हुआ सिर्फ हेलो। कैसे प्रिंट हुआ, 0 से लेकर 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ तक के सारे लेटर्स हमारे लिए प्रिंट हो गए। तो ये सबस्ट्रिंग हमारे पास आ गई। अब ये जो सबस्ट्रिंग फंक्शन हमने खुद से बनाया है, जावा के अंदर एक सबस्ट्रिंग फंक्शन पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको यूज करने का सिंपल तरीका होता है कि आप क्या करें, आप लिखें str.substring, जिसमें पास कर दें स्टार्टिंग इंडेक्स यानी 0 एंड अपना एंडिंग इंडेक्स 5। और इस केस में देख लेते हैं एक बार क्या प्रिंट होगा। इस सेम लाइन को यहां पे कर लेते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। यहाँ पे भी सेम जो सबस्ट्रिंग है वो हमारे लिए प्रिंट हुई। तो इतना बड़ा जो लॉजिकली हमने फंक्शन लिखा, उसका एक छोटा सा पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, छोटा सा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ डॉट सबस्ट्रिंग करना है, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स अपना एंडिंग इंडेक्स पास करना है, और हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि हमें कोई सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दी होंगी, मतलब बहुत सारी हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगी, उसमें से हमें लार्जेस्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। लार्जेस्ट स्ट्रिंग हम कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट स्ट्रिंग हम निकालेंगे लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में। क्या बोला मैंने, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिक यानी सबसे छोटा लेटर जो पहले आ रहा है, मतलब वो स्ट्रिंग छोटी है। जैसे इन दोनों को कंपेयर करें, एप्पल और बनाना को, तो इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर कंपेयर होगा ए और बी। तो इसमें ए से शुरू होने वाली स्ट्रिंग छोटी है, बी से शुरू होने वाली स्ट्रिंग हमारे पास बड़ी है। उसी तरीके से अगर हम इस स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लें, जिसमें कुछ इस तरीके से लेटर्स हमारे पास अरेंज्ड हैं, तो यहां तक तो सारे के सारे लेटर्स जो हैं कॉमन है। सबसे पहला डिफरेंस यहां पर आएगा। तो इस केस में ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये छोटी है क्योंकि D इज लेस देन E, और ये वाली स्ट्रिंग हमारी बड़ी है लेक्सिकोग्राफिकली। तो हमें कोई फ्रूट्स के, बहुत सारे फ्रूट्स के नाम दिए होंगे, उसमें से हमें लेक्सिकोग्राफिकली सबसे लार्जेस्ट फ्रूट लेकर आना है। अब ये जितने भी कंपैरिजंस होने वाले हैं, इन सब के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग्स का एक स्पेशल फंक्शन जिसका नाम है कंपेयर टू। अब कंपेयर टू फंक्शन का काम होता है दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना। इसको लिखने का फॉर्मेट ये रहता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं अपनी स्ट्रिंग 1 का नाम str1 डॉट ऑपरेटर, फिर कंपेयर टू फंक्शन को कॉल लगाते हैं और उसमें लिखते हैं स्ट्रिंग 2। एंड अगर इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो 0 के इक्वल आता है, इसका मतलब है स्ट्रिंग्स हमारी इक्वल हैं। अगर वो लेस देन 0 के इक्वल आता है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आती है, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2। और अगर ग्रेटर देन 0 यानी कोई पॉजिटिव आउटपुट आता है, तो उस केस में स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। ये जितने भी कंपैरिजंस हो रहे हैं सारे के सारे लेक्सिकोग्राफिक कंपैरिजंस हैं, मतलब स्ट्रिंग को उनके अंदर कैरेक्टर सबसे पहले छोटा आ रहा है या सबसे पहले बड़ा आ रहा है, उस बेसिस पे जज किया जा रहा है। तो एक कंपेयर टू फंक्शन होता है, इसके साथ साथ में एक और फंक्शन होता है इग्नोर केस कंपेयर टू। उसका पूरा नाम हमारा होता है कंपेयर टू
इग्नोर केस। इस फंक्शन के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए को इक्वली ट्रीट किया जाता है, जबकि कंपेयर टू के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग होते हैं, इक्वल नहीं होते। तो इस केस में हम ये इग्नोर केस वाला कंपेयर टू यूज़ करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हम कैपिटल स्मॉल को अलग अलग लें, बिल्कुल सिंपल रखेंगे प्रॉब्लम को, इग्नोर कर देंगे कि अपर केस है या लोअर केस है। तो इस फंक्शन को यूज़ करके हम पूरा कोड लिखने वाले हैं। अपने कोड पर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक स्ट्रिंग का जो है एरे बनाया हुआ है, जिसके अंदर 2-3 स्ट्रिंग्स हमने स्टोर की हुई हैं फ्रूट्स के नाम से। अब इसके अंदर हमें कोड लिखना है जो इन स्ट्रिंग्स को कंपेयर करे और लास्ट में हमें लार्जेस्ट स्ट्रिंग ला के देते। तो शुरुआत में क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट के अंदर शुरू से ही फ्रूट्स ऑफ 0 रख देते हैं, यानी हमने पहले वाली जो स्ट्रिंग है उसी को लार्जेस्ट मान लिया। अब एक लूप चला देंगे, इंट आई इक्वल्स 1 से इसको शुरू कर देंगे, जाएगा ये फ्रूट्स डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस। अब हर बार कंपेयर कर देंगे अपने लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट डॉट कंपेयर टू, इसके अंदर डालेंगे हम फ्रूट्स ऑफ i। और अगर ये वैल्यू हमारी, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0, लेस देन 0 वो केस है जिसमें हमारी स्ट्रिंग 1 यानी हमारा लार्जेस्ट हमारे फ्रूट्स ऑफ i से छोटा हो गया। अब छोटा तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सबसे बड़ा चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, लार्जेस्ट में असाइन कर देंगे हम फ्रूट्स ऑफ i को। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रूट्स ऑफ i में फ्रूट का नाम होगा ये लार्जेस्ट के अंदर जाकर कॉपी हो जाएगा। एंड में क्या करेंगे, एंड में अपने लार्जेस्ट स्ट्रिंग को हम कर देंगे प्रिंट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो आउटपुट में हमारे पास आया है मैंगो, विच इज़ ऑब्वियसली दी लार्जेस्ट, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में A था, यहाँ पे शुरुआत में B था और यहाँ पे शुरुआत में M है। तो M लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट लेटर हमारा निकल कर आएगा, तो ये स्ट्रिंग भी सबसे ज़्यादा लार्ज हो गई है। अब इसमें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमें लगी वो कंपैरिजन की लगी। कंपैरिजन में इंटरनली कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, एक एक लेटर वाइज जाता है। तो मैक्सिमम एक जितने लेटर की जो लेंथ होगी उसको हम x मान लेते हैं। जिस भी स्ट्रिंग की लार्जेस्ट लेंथ होगी x, और क्योंकि हमने सारी स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया है तो मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, तो बिग ऑफ x इंटू n हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी होने वाली है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो स्ट्रिंग बिल्डर्स का। अब स्ट्रिंग बिल्डर्स से पहले हमें जानना ही बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रिंग्स एक्चुअली कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर काम किस तरीके से करती हैं। तो हम क्या करेंगे, 2-3 स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के जो हमने एग्जाम्पल्स शुरुआत ऑफ द क्लास में किए थे उन्हीं को एक बार डिस्कस करते हैं। हमने क्या लिखा था, शुरू में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हमने लिखा था स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू टोनी। फिर हमने लिखा था स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू टोनी, सेम चीज। और तीसरी लाइन में हमने लिखा था स्ट्रिंग str3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, जिसमें हमने पास किया था टोनी को। और हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये दोनों तो इक्वल होते हैं पर ये इसके इक्वल नहीं हो पाते। और इस चीज़ का जो हमने रीज़न डिफाइन किया था वो था एक इंटर्निंग नाम का कॉन्सेप्ट। इसी सेम चीज़ को हम यहाँ समझने वाले हैं कि एक्चुअली मेमोरी के अंदर हुआ क्या। तो एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि जैसे ही हमने इस पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर 2 तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है हमारी हीप मेमोरी और एक होती है हमारी स्टैक मेमोरी। अब स्टैक के अंदर जैसे ही हम ये फर्स्ट लाइन लिखेंगे, हमारा str1 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा और ये वेरिएबल टोनी की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। हमारे हीप के अंदर क्या होगा, हमारे हीप के अंदर टोनी नाम की एक स्ट्रिंग नई बन जाएगी और ये str1 इसे पॉइंट करने लग जाएगा। ये जो मेमोरी है जिसके अंदर हमारी सारी स्ट्रिंग्स इंटरनली बन रही हैं, इसको हम स्ट्रिंग पूल भी कहते हैं या फिर इसे इंटर्न पूल भी कह देते हैं। अब जब हम सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे यानी इस str2 के लिए, तो उस केस में क्या होगा, हमारे स्टैक पर str2 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। पर अब की बार ये जो टोनी है ये नया क्रिएट नहीं होगा मेमोरी के अंदर। अब की बार जो str2 है वो इस सेम टोनी नाम की स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। यानी हमने पहले ही एक एग्जिस्टिंग सेम जो स्ट्रिंग थी उसी को अगले वेरिएबल को पॉइंट करा दिया और इसी चीज़ को हम नाम दे देते हैं इंटर्निंग। इंटर्निंग का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर
आपके पास सेम वैल्यू वाली कोई स्ट्रिंग है जो पहले से आपके हीप के अंदर बनी हुई है, तो उसको आप दोबारा से ना बनाएं किसी और वेरिएबल के लिए। ये जो है इनको हम रेफरेंस वेरिएबल्स कह सकते हैं। str1 और str2 को हम रेफरेंस वेरिएबल्स कह सकते हैं। इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर्ड नहीं है स्ट्रिंग की, ये बस स्ट्रिंग की वैल्यू जो हीप में रखी हुई है उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। तो इसको हमने इंटर्निंग कह दिया। इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरनल लेवल पे ऑप्टिमाइजेशंस करने के लिए होता है, वो हमारे लिए समझना इतना ज़रूरी नहीं है। अभी समझना बस ये ज़रूरी है कि जब भी आप दोबारा सेम नाम से स्ट्रिंग बना देते हैं तो वो आपका रेफरेंस वेरिएबल उसी पुरानी स्ट्रिंग को विद द सेम वैल्यू पॉइंट करने लग जाता है। पर एक और स्पेशल केस आता है यहाँ पे स्ट्रिंग 3 का। जैसे ही आपने ये न्यू कीवर्ड यूज़ कर दिया, वैसे ही क्या होगा, चाहे आपके पास पहले से स्ट्रिंग हो चाहे पहले से स्ट्रिंग नहीं हो, आपके लिए नई स्ट्रिंग बनेगी टोनी नाम से। और अब जो आपका str3 होगा ये पॉइंट करेगा आपकी नई स्ट्रिंग की तरफ। तो ऐसे ही जब हम इक्वल टू कर रहे थे तो उस केस में str1 और str2 इन दोनों की वैल्यू तो सेम दिखा रहा था क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ये एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, पर str3 के इक्वल नहीं दिखा रहा था क्योंकि str3 एक अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा था, इन रेफरेंस वेरिएबल्स के अंदर जो यहाँ का एड्रेस स्टोर्ड है, मान लीजिए इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, तो इन दोनों के अंदर 100 स्टोर्ड है और str3 के अंदर 200 स्टोर्ड है, मतलब ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो वहाँ पर ये दोनों के एड्रेस जहाँ से लिंक्ड थे वो वैल्यू तो सेम दिखा रहा था, दूसरों की वैल्यू सेम नहीं दिखा रहा था। तो मेमोरी के अंदर ऐसा ही होता है जब हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बहुत सारे नुकसान भी कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान ये आता है कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं हमारी इम्यूटेबल बन जाती हैं। इम्यूटेबल बनने का क्या मतलब है कि अगर आप अब कोई भी चेंज करना चाहेंगे, अगर आप टोनी के अंदर उसको सोनी या पोनी बनाना चाहेंगे तो आपका इसी के अंदर कट के पी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अलग से आपके लिए स्ट्रिंग बनेगा PONY का, और अब आपका वेरिएबल उसकी तरफ पॉइंट करेगा। इसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये आपने यहां पर बनाया है अपना हीप, एंड यहां पे है हमारा मेमोरी स्टैक। तो स्टैक के अंदर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू टोनी। तो यहाँ पर एक टोनी नाम की स्ट्रिंग हमारी बन जाएगी। अब आप मान लीजिए एक लूप चला रहे हैं, लूप चलाने में क्या करते हैं, फॉर इंट, या इस लूप को कैरेक्टर से शुरू करते हैं। कैरेक्टर जो है हमारा A से शुरू होगा और Z तक जाएगा, A से Z तक सारे के सारे लेटर्स जाएंगे, और एक एक करके आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर आप इन लेटर्स को कर रहे हैं ऐड। अपने कैरेक्टर CH को, यहाँ पे CH हो जाएगा, को आप ऐड कर रहे हैं अपने इस फॉर लूप के अंदर। तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है अभी टोनी, सबसे पहले लाइन चली तो पहली स्ट्रिंग आपकी क्या बन जाएगी, पहली स्ट्रिंग हमारी बन जाएगी टोनी A। तो उस केस में क्या हुआ, एक नई स्ट्रिंग बनेगी टोनी A हमारी मेमोरी के अंदर, एंड यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग स्टोर था वो पहले इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, पर अब वो हटकर इसकी तरफ पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, ये बनेगा टोनी AB। तो उस केस में एक और नई स्ट्रिंग बनेगी टोनी AB, जो यहाँ पे बनेगी अलग जगह, ये यहाँ से हटके अब इस स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन होगी, दोबारा से क्या होगा, टोनी ABC। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग वापस यहाँ पे कॉपी होगी, टोनी AB, और उसमें C जुड़ेगा और इस स्ट्रिंग का नया ऑब्जेक्ट बनेगा। और अब जो हमारा पॉइंटर है पीछे वाली स्ट्रिंग से हटके अब यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो क्या हुआ, हर बार पुरानी स्ट्रिंग नई स्ट्रिंग को छोटा सा चेंज है, एक सिंगल कैरेक्टर का चेंज है, पर पुरानी पूरी स्ट्रिंग कॉपी होके एक नई ऑब्जेक्ट बनाएगी। इसने इसको कंप्लीटली कॉपी किया, इसने इसको कंप्लीटली कॉपी किया, इसने इसको कंप्लीटली कॉपी किया, तो एक कॉपी होता जा रहा है। तो आप देखेंगे ये जो लूप है ये तो 26 टाइम्स चलना चाहिए था। 26 टाइम्स क्यों, क्योंकि A से लेकर Z तक हम जा रहे हैं, सारे इंग्लिश अल्फाबेट तक हम पहुंच रहे हैं। पर ये लूप एक्चुअली 26 मल्टीप्लाइड आपका जो साइज है यानी n, अगर ये बहुत बड़ा लूप होता जो 26 टाइम्स नहीं, मान लो 1000 बार चलता, तो 1000 की वैल्यू को हम n ले लेते, और
n स्क्वायर टाइम्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती, लीनियर टाइम में नहीं चल रहा होता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर बार पुरानी स्ट्रिंग नई में कॉपी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसी स्ट्रिंग में आपने सिंगल ए ऐड कर दिया एक सिंगल ऑपरेशन में, या फिर एक बी ऐड कर दिया सिंगल ऑपरेशन में, ऐसा नहीं हो रहा। हर बार इस वैल्यू को कॉपी किया जा रहा है, और कॉपी करने का टाइम कितना होता है? कॉपी करने का टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रिंग लेंथ। तो वो वर्स्ट केस जिसमें आपकी स्ट्रिंग की लेंथ भी बड़ी है, जिसमें आपका लूप भी बड़ा है। स्ट्रिंग की लेंथ मान लो m है, लूप आपका n का है, और दोनों बड़े बड़े हैं, दोनों की वैल्यू 1 लाख 2 लाख है, तो आपका n इंटू m विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू n स्क्वायर। इसीलिए आप क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर चले जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इनएफिशिएंट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हमें कोई लूप चलाना हो जिसके अंदर अपनी स्ट्रिंग के अंदर हमें बार बार छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, कोड हमारा बहुत स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस अपने प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ भी हमें स्ट्रिंग के अंदर बार बार चेंजेस करने हो, हम स्ट्रिंग को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक नए स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, नए डेटा स्ट्रक्चर को, जिसका नाम है स्ट्रिंग बिल्डर। तो स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग की तरह ही एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये एक ही बार बन जाता है और इसी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसी में आप चेंजेस कर सकते हैं। उस चेंज के लिए पुरानी जो स्ट्रिंग है वो दोबारा कॉपी नहीं हो रही होगी। इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है? यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर, क्लास का नाम, फिर लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और उसके अंदर पास कर देंगे अपनी स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग हम पास कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है इसका टाइप एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं है, पर इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपली SB.toString, ये जो toString नाम का फंक्शन होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लीजिए आपने इंटीजर बनाया उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट बनाया उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, कुछ और बनाया उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, पर कंडीशन ये है कि वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप int a इज इक्वल टू 10, इसको आप a.toString लिखना चाहें तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर ये यहीं पर इंटीजर होता, मतलब इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, और उसके बाद हम लिखना चाहते a.toString, तो ये लाइन कंप्लीटली पॉसिबल होती है और इसका आउटपुट आता है एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ 10 स्टोर्ड है। तो ये वाली चीज़ पॉसिबल है toString से, ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SB एक न्यू कीवर्ड से डिफाइन हुआ था, तो वो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर toString पॉसिबल है। सेम चीज़ हम कर सकते हैं कैरेक्टर्स के लिए। जैसे char ch इज इक्वल टू a के लिए आप ch.toString नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। लेकिन इसी को अगर आपने कैरेक्टर क्लास की फॉर्म में बनाया होता, कैरेक्टर ch इज इक्वल टू a, तो उस केस में हम ch.toString को कर पाते, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग आ जाती जिसमें सिर्फ a होता। तो एक स्ट्रिंग बिल्डर को एक्चुअली बना के भी देख लेते हैं अपने कोड में। अभी तक हमने स्ट्रिंग्स को बनाया है, तो स्ट्रिंग बिल्डर को लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। इसको हम चाहें तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, चाहें तो नल रख सकते हैं। शुरुआत में हम क्या कर देंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इसको कर देंगे इनिशियलाइज। अब स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऑलमोस्ट वो सारे के सारे फंक्शंस होते हैं जो एक स्ट्रिंग के अंदर होते हैं, पर इसके अंदर एक एक करके कैरेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट अपेंड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। तो फॉर इंट i इक्वल्स क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर SB के अंदर एक एक करके सारे अपने कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे जो लूप अभी हमने लिखा। तो कैरेक्टर ch को शुरुआत करेंगे a के साथ, ch इज लेस देन इक्वल टू z, ch प्लस प्लस, हर बार SB.append, तो डॉट अपेंड नाम का फंक्शन होता है अपनी स्ट्रिंग के पीछे जोड़ने के लिए। तो स्ट्रिंग बिल्डर में जो स्ट्रिंग है उसके पीछे हम अपने कैरेक्टर्स को जोड़ते जाएंगे। किसको जोड़ेंगे, ch को जोड़ेंगे। एंड में क्या करेंगे, जो भी हमारी फाइनल स्ट्रिंग आएगी उसको कर देंगे प्रिंट SB। तो ये हमने छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया है, एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है जिसको एम्प्टी से इनिशियलाइज किया है, फिर एक लूप चलाया है जिसमें a से लेकर z तक सारे एलिमेंट्स इसमें एक एक करके अपेंड हो जाएंगे। अपेंड का इंग्लिश में मतलब होता है एक के पीछे एक जुड़ते चले जाना। तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रिंग आ रही होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, ABCDEFGHIJKLMNOP। तो इस तरीके की हम स्ट्रिंग बना रहे होंगे और उसको फाइनली करवा देंगे प्रिंट। इसको सेव करके एक बार रन करते हैं।
तो ये हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग आई और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लगी वो लगी बिग O ऑफ 26, क्योंकि 26 बार ये लूप रन किया। पर यहीं पर अगर हम एक स्ट्रिंग ले लेते और अपेंड की जगह प्लस इक्वल टू करते तो ये लूप कितनी बार चलता? उस केस में ये लूप चलता 26 मल्टीप्लाइड बाय हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जितनी भी जा रही थी वो लेंथ हमारी n स्क्वायर तक जाती। n स्क्वायर तक क्यों जाती? क्योंकि पहली बार में हम एक लेटर कॉपी करते, फिर 2 लेटर कॉपी करते, फिर 3 लेटर कॉपी करते। तो इस तरीके से 26 जो नंबर्स हैं, 26 को अगर हम n ले लें यहाँ पे, तो 26 जो नंबर है उसको हम n टाइम्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस जो हो जाते हैं हमारे n स्क्वायर हो जाते हैं। अब जैसे हमने SB को प्रिंट कराया वैसे ही यहाँ पे हम लेंथ भी प्रिंट करवा सकते थे SB की, जो कि आती 26। तो इसके अंदर भी डॉट कैरेट फंक्शन होता है, बाकी काफ़ी सारे आपके स्ट्रिंग बिल्डर के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एंड जिस भी प्रोग्राम को आप स्ट्रिंग की हेल्प से लिखते हैं उन सारे प्रोग्राम्स को आप स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मेमोरी एफिशिएंसी होगी प्लस प्रोग्राम्स भी आप वैसे ही लिख पा रहे हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाती हैं चीज़ें काफ़ी सारी। बाकी आगे के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के अंदर हम स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ करेंगे और जहाँ भी नहीं करेंगे वहाँ मैं स्पेसिफिकली बता दूंगी कि यहाँ पे हमने नहीं किया है, पर आपको ज़रूर करना है जब आप खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट जिस सवाल की हम बात करेंगे कोड नेशन नाम की एक कंपनी में आया है। अब इस सवाल का नाम है कि एक गिवन स्ट्रिंग के लिए हमें कन्वर्ट करना है ईच फर्स्ट लेटर टू अपर केस। यानी हमें कोई सेंटेंस दिया होगा, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया है हाय आई एम श्रद्धा। इस सेंटेंस का हर एक जो वर्ड है ना, हर एक जो शब्द है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, उसका फर्स्ट लेटर हमें अपर केस बनाना है। यानी अगर हम ये वाला सेंटेंस ले तो इसका आउटपुट हमारे पास आना चाहिए हाय आई एम श्रद्धा। अगर हमने कोई और वर्ड लिया, मान लीजिए हमने लिया हेलो वर्ल्ड, तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए? इसका आउटपुट आना चाहिए हेलो वर्ल्ड। यानी बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। ये अगर हमारे कैपिटल में है तो इनको कैपिटल में रखना है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस और इस लेटर को कैपिटल करें, इसे 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 और इसे, क्योंकि ये सारे हमारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर हैं। कैसे पता चला वर्ड है? क्योंकि वर्ड क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस के बाद एक वर्ड आता है। जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस लिखना चाहूँ, दिस इज अ ब्यूटिफुल डे, तो इसमें हर बार जैसे ही एक स्पेस आएगा अगला वर्ड शुरू हो जाएगा, जैसे ही एक स्पेस आएगा अगला वर्ड शुरू हो जाएगा, जैसे ही एक स्पेस आएगा अगला वर्ड शुरू हो जाएगा, जैसे ही एक स्पेस आएगा अगला वर्ड शुरू हो जाएगा। और सबसे पहला जो वर्ड है वो तो शुरू होता है हमारे 0th इंडेक्स से। तो 0th इंडेक्स को हमें फर्स्ट वर्ड अज्यूम करके चलना है, उसके बाद स्पेस से अगले वाला जो लेटर है वो हमारे नेक्स्ट वर्ड का लेटर होने वाला है। इस तरीके से अपर केस में हमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम जावा के इनबिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है टू अपर केस। किसी भी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर क्लास का हम ये फंक्शन कॉल करते हैं कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। इसके अंदर हम अपना कैरेक्टर पास करते हैं CH और फाइनली क्या होता है, रिटर्न होकर इससे आता है हमारे पास एक CH जिसके अंदर कैपिटल हो जाती है चीज़ें। जैसे इस CH के अंदर अगर स्मॉल a था तो इस CH के अंदर कैपिटल A हमारे पास रिटर्न होकर आएगा। तो जो भी वैल्यू आए आप उसको असाइन कर सकते हैं अपने नए CH के अंदर या CH2 के अंदर, जिसके भी अंदर आप चाहते हैं। तो इस फंक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये जो फंक्शंस हम बीच बीच में डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये बहुत छोटे लग सकते हैं, मतलब ये इन फंक्शंस को आप खुद से भी बना सकते हैं लॉजिकली बैठकर, पर यहाँ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जावा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी याद करने के लिए। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा लेंगे जब आप एक्चुअल इंटरव्यू के सवाल करने बैठेंगे। और यहाँ पे हम एक्चुअल इंटरव्यूज़ के सवाल ही कर रहे हैं, तो मैं आपको उसी अप्रोच से सिखा रही हूँ जिस अप्रोच से आपको जाकर वहाँ पर सवाल को करना है। तो ये जो फंक्शंस मैं बीच बीच में बताती हूँ आपको अपने नोट्स के अंदर इनको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बाद में आपके डिफरेंट क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कोड की बात करते हैं। कोड के अंदर हमारे पास अपनी स्ट्रिंग है। अब एक फंक्शन बना लेते हैं जो इस स्ट्रिंग को फर्स्ट वर्ड को अपर केस में रिटर्न करके देगा। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टू अपर केस, टू अपर केस में पास करेंगे स्ट्रिंग str। अब इसके अंदर सबसे पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं।
स्ट्रिंग बिल्डर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, जिसको इनिशियलाइज करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। अब हमारा काम क्या है, एक एक करके इससे हम वर्ड्स उठाएंगे, देखेंगे क्या उसको कैपिटल करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना होगा तो उसको वैसे के वैसे स्ट्रिंग बिल्डर में कॉपी कर देंगे, और अगर करना होगा तो कैपिटल करके स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कॉपी कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे मेन फंक्शन को। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर लेना है अपनी स्ट्रिंग का और उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो कैरेक्टर CH इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, जिसके अंदर पास करेंगे str डॉट कैर एट 0। और ये जो कैरेक्टर CH हमारे पास कैपिटल आया, इसके लिए हम क्या करेंगे, SB डॉट अपेंड CH। अब एक लूप शुरू कर देंगे फॉर इंट i इक्वल 0। इनफैक्ट इस लूप को 1 से शुरू करेंगे क्योंकि 0 को तो हमने देख लिया, 0th कैरेक्टर को। अब 1 वाले कैरेक्टर से शुरू करेंगे जब तक i हमारा लेस देन str डॉट लेंथ है i प्लस प्लस। इस केस में हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि क्या हम एम्प्टी स्पेस पे आ गए हैं। जैसे ही हम एम्प्टी स्पेस पे आएंगे, उससे अगले वाला हमारा वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा, उसको हमें कैपिटल करना है। बाकी सारे लेटर्स को हम वैसे के वैसे कॉपी कर सकते हैं, हमें सिर्फ एम्प्टी स्पेस वाला केस चाहिए। तो अगर हमारी जो स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर एट i एक एम्प्टी स्पेस हो जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, एक तो इस एम्प्टी स्पेस को वैसे के वैसे स्ट्रिंग बिल्डर में कर देंगे अपेंड कैरेक्टर एट i। फिर क्या करेंगे, i को करेंगे प्लस प्लस। इनफैक्ट यहां पे एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, एंड i जो है दैट इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो एम्प्टी स्पेस आए इसके बाद कोई वर्ड ही नहीं है, लास्ट में एक एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया हमने। जैसे श्रद्धा के बाद अगर मैं सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस छोड़ दूं तो ये इस एम्प्टी स्पेस पर तो हम आ जाएंगे, पर उसके बाद कोई वर्ड ही नहीं है। तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पर ये हमने कंडीशन लगा दी कि i n-1 से छोटा होना चाहिए, यानी बाद में और भी वर्ड्स होने चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, i को कर देंगे प्लस प्लस एंड उसके बाद SB डॉट अपेंड str डॉट कैर एट i कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। अब इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, ये एक फंक्शन के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें लिख दी हैं, तो ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा। इन अंदर हमने क्या किया, अपना कैरेक्टर निकाल लिया ith प्लेस वाला, उसके लिए क्या कर दिया, उसको हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर डॉट टू अपर केस में। तो इतना जो पार्ट है हमारी लाइन का, इतना पार्ट कमांड का, वो हमें अपर केस कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, उसको हमने SB के अंदर कर दिया अपेंड। सिंपली बस इतनी सी बात है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा केस नहीं है, तो सिंपली SB में हम अपेंड कर देंगे str डॉट कैर एट i। इसको हम और भी थोड़ा सा और क्लीनर इस कोड को लिख सकते हैं, बट अभी के लिए लॉजिकली हमने क्या किया है, अगर एम्प्टी स्पेस आई है और अभी और भी लेटर्स हैं तो एम्प्टी स्पेस को कॉपी कर दो, उसके बाद बाकी लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करके कॉपी कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी हमारे पास आया, चाहे एम्प्टी स्पेस है, स्मॉल है, नंबर है, कुछ भी है, उसको आप कॉपी कर दो। लास्ट में क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग कॉपी हो चुकी होगी, शुरुआत वाले वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में हो चुका होगा, तो हम रिटर्न कर देंगे SB डॉट टू स्ट्रिंग और मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा देंगे टू अपर केस, जिसमें पास कर देंगे str। इसको एक बार रन करके देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो हमने ये स्ट्रिंग पास की थी, हाय आई एम श्रद्धा, और हमारे पास रिटर्न होकर आया ये वाला आउटपुट। तो बिल्कुल सही आउटपुट आया रिटर्न होके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड का। इसके लिए हमारे पास रिटर्न हो गया आया हेलो एंड वर्ल्ड। तो ये H हमारा यहाँ पे हो गया है कैपिटल। इसके अंदर टाइम कितना लगा हमें, इसके अंदर टाइम हमें लगा बिग ऑफ n, विच इज़ कि जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतना ही हमें टाइम लगा, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर कोई एक्स्ट्रा टाइम तो ले नहीं रहा, स्ट्रिंग में हमने कोई चेंजेस किए नहीं, तो ऑफ n यानी लीनियर टाइम में हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा सवाल जो स्ट्रिंग कंप्रेशन पे बेस्ड है।
ये काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है जो स्ट्रिंग्स में आपको बहुत बार दिख जाएगी। इनफैक्ट हर एक सिंगल कोडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी स्ट्रिंग्स में। ये आई थी अमेजॉन नाम की इस कंपनी में। अब स्ट्रिंग कंप्रेशन का मतलब है कि एक स्ट्रिंग के अंदर कोई लेटर अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको आपको छोटा करना है, कंप्रेस करना है, यानी किसी भी चीज़ को छोटा कर देना। छोटा कैसे करेंगे? जैसे हमें ये स्ट्रिंग दी है जिसके अंदर ए 3 बार है तो हमने क्या लिख दिया A3, B 2 बार है तो हमने लिख दिया B2, C 3 बार है तो हमने लिख दिया C3, D 2 बार है तो हमने लिख दिया D2। तो जितनी बार वो लेटर रिपीट हो रहा है उसी का आप लेटर लिख दें, उसके सामने नंबर लिख दें। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास होता है A, B, D, D। तो इसका क्या कंप्रेशन होता है? ये स्ट्रिंग कंप्रेस होके बन जाती A4, B3, D2। अगर एक और एग्जाम्पल लें कि स्ट्रिंग होती है हमारे पास ABC, ये क्या बन जाती कंप्रेस होके? ये बन जाती ABC, क्योंकि जहाँ पर सिंगल लेटर है वहाँ पे A1, B1, C1 ये बना के तो क्या हुआ, स्ट्रिंग बड़ी हो गई ना, बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन साइज एज कंपेयर टू दिस स्ट्रिंग। तो उस केस में तो कंप्रेस हुए ही नहीं, ये तो डी कंप्रेस हो गए। डी कंप्रेस यानी फैल जाना, तो यहाँ तो डी कंप्रेशन हो गया। ये वाली चीज़ हमें नहीं करनी है। अगर सिंगल टाइम लेटर आ रहा है तो सिंगल लिखना है, नहीं तो उसका नंबर लिख देना है आगे। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कंप्रेशन। बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने का क्या लॉजिकल माइंडसेट हमारा रहेगा? लॉजिकल माइंडसेट ये रहेगा कि शुरुआत में ना एक काउंट वेरिएबल रख लेंगे, एक लूप चलाएंगे जो i इज इक्वल टू 0 से लेकर स्ट्रिंग की लेंथ तक जा रहा होगा। स्ट्रिंग की लेंथ तक हमारा लूप जाएगा और हर बार जैसे ही हम जिस भी कैरेक्टर पर आएंगे, मान लीजिए हम किसी कैरेक्टर पर आए जो 8th पोजीशन पे है, तो उसके लिए हम काउंट को कर देंगे 1, यानी 1 एक ही कैरेक्टर अभी तक आए। फिर अंदर ही एक वाइल लूप चला देंगे जब तक ये कैरेक्टर रिपीट होता रहता है। मतलब जब तक हमारा ये जो CH है ये रिपीट होता है तब तक हमारा ये अंदर वाला लूप चले। इस लूप के अंदर क्या करेंगे? इस लूप के अंदर काउंट को करते जाएंगे प्लस, और लास्ट में देख लेंगे कि अगर हमारा काउंट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, उस केस में तो नंबर लिख दो। अगर काउंट इक्वल टू 1 है उस केस में नंबर मत लिखो। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। इसमें क्या किया हमने? सबसे पहले तो कैरेक्टर अपना ले लिया, उसको कहीं पे स्टोर कर लिया, काउंट को 1 कर लिया, फिर एक लूप चलाया, लूप के अंदर लूप चलाया। इसमें हम काउंट को करते जाएंगे प्लस जब तक सेम लेटर आए जा रहा है, और इसमें आई को भी प्लस करेंगे। फिर लास्ट में चेक कर लेंगे, काउंट अगर ग्रेटर देन 1 है तो नंबर लिख दो, नहीं है तो सिंपल अपना लेटर ही कॉपी कर दो। अब ये जो लूप है ये हमारा लीनियर टाइम में चलेगा, यानी बिग ऑफ एन में। बिग ऑफ एन में कैसे चलेगा उसका एक्सप्लेनेशन एक बार कोड लिखने के बाद हम बात करेंगे। अब स्ट्रिंग कंप्रेशन के लिए हमारे पास स्ट्रिंग है। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, लास्ट में कंप्रेस स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, उसको नाम दे देते हैं कंप्रेस। इसके अंदर आएगी हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग str। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं। मैं इस सवाल को स्ट्रिंग की हेल्प से करूंगी। आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम ये होगा कि आपको ये सवाल स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से करना है, यानी मैं प्लस इक्वल टू यूज करूंगी जो इनएफिशिएंट तरीका है, पर आपको डॉट अपेंड यूज करना है, और डॉट अपेंड आपको सबसे बेस्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें सवाल सॉल्व करके देगा। तो हम लिखने वाले हैं स्ट्रिंग न्यू str, इसको लिख लेते हैं। अब न्यू str को इनिशियलाइज भी कर देते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। सबसे पहला काम क्या होगा? एक लूप लगाना। लूप चलेगा हमारा i इक्वल 0 से लेकर हमारे str.length तक i प्लस। सबसे पहले कैरेक्टर ले लेंगे ch, या कैरेक्टर की जगह पहले तो एक इंटीजर बना लेते हैं काउंट, और क्योंकि इस इंटीजर को हमें बाद में जाके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर जो काउंट आया उसको तो ऐड करना पड़ेगा स्ट्रिंग में ऐड करने के लिए हमें उसको टू स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा तो उसको इंटीजर क्लास का पहले से ही बना लेते हैं। इंटीजर काउंट को शुरुआत करेंगे 1 के साथ। अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक एक तो हमारा i जो है वो str.length -1 से छोटा हो, एंड जो हमारा str.char at i है दैट इज इक्वल टू str.char at i + 1। ये वाइल के पीछे का लॉजिक समझते हैं। हमने यहाँ पर बोला i जब तक लेस देन n-1 नहीं होता। n-1 क्यों लिया, n क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम i को i+1 से कंपेयर कर रहे हैं। अगर i की वैल्यू मान लीजिए n-1 हो जाती है, अगर i की वैल्यू n-1 हो जाती है तो यहाँ पे कंपैरिजन स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा।
मतलब इंडेक्स हम n पास कर देंगे यहाँ पर i+1 के लिए, तो वो जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली गलत हो जाएगी, कंपाइलर एरर दे देगा। तो इसीलिए यहाँ पर i को हमने n-1 से 1 कम रखा है, n से 1 कम नहीं रखा। हर बार हम क्या कर रहे हैं, अपने करंट लेटर और अगले वाले लेटर को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों सेम है क्या। जब तक सेम है काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे और i को प्लस प्लस करते रहेंगे। जब तक सेम है काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे और i को प्लस प्लस करते रहेंगे। जैसे ही सेम होने बंद हो गए उस केस में क्या करना है, काउंट को एनालाइज करना है। काउंट जो है हमारा, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तभी हम उसको स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर रहे होंगे, पर उससे पहले लेटर को तो हमें ऐड करना है। लेटर को कैसे ऐड करेंगे, न्यू str प्लस इक्वल टू हमारा str.char@i। अब कैरेक्टर, ये लूप चाहे चला हो, अगर ये लूप मान लीजिए चला ही नहीं, अगर सिर्फ a लिखा था, उसके आगे b था, उसके आगे c था, a के आगे a दोबारा रिपीट नहीं हुआ, तो ये कैरेक्टर एट a क्या होगा। अगर हमारे पास मान लीजिए ABC नाम की स्ट्रिंग है और अभी हम a पर हैं, तो ये लूप तो चलेगा ही नहीं, तो उस केस में ये string.char@a ही आएगा। पर अगर यहाँ A है तो उस केस में यहाँ पर अभी हम होंगे, ये लूप चलेगा, उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, फिर से ये लूप चलेगा, फिर इस केस के लिए लूप नहीं चलेगा। इस केस के लिए लूप क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इस केस में हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे, हम a को ऐड कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इफ कंडीशन लिखेंगे। अगर हमारा काउंट जो है इट्स ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 है तो न्यू str में प्लस इक्वल टू काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। तो एक काउंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और उसको हमने अपनी न्यू स्ट्रिंग में कर दिया ऐड। अब यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उसको हम करवा देंगे रिटर्न, तो रिटर्न करवा देंगे अपनी नई स्ट्रिंग को। ये नई स्ट्रिंग हमारी कॉम्प्रेस्ड स्ट्रिंग है। एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। str ओरिजिनल हमने पास की थी AAA B2 3C और 2D, और A3 B2 C3 और D2 हमारे पास रिजल्ट आया है। थोड़ा सा और इसको हल्का सा समराइज कर लेते हैं, कोड में हमने एक्चुअली किया क्या, एक आउटर लूप चलाया जो क्या करेगा, एक एक जाके हमारे सारी स्ट्रिंग पर ट्रवर्स करेगा। उसके बाद काउंट को हमने शुरुआत में 1 ले लिया किसी भी लेटर के लिए। अब एक इनर लूप चलाएंगे जो जब तक चलेगा जब तक हमारा i तो n-1 से छोटा नहीं होता और अगले वाला लेटर भी हमारे ही लेटर जैसा है। जब तक लेटर सेम है काउंट इंक्रीज करेंगे, इंडेक्स इंक्रीज करेंगे। जैसे ही सेम होना बंद हो जाएगा अपने लेटर को तो ऐड कर देंगे नई स्ट्रिंग के अंदर, फिर काउंट को देखेंगे। काउंट अगर 1 से बड़ा है, मतलब 1 से ज़्यादा लेटर्स, सेम लेटर्स बार बार थे एक के बाद एक, तो उसको हम अपनी नई स्ट्रिंग के अंदर कर देंगे ऐड। फाइनली अपनी नई स्ट्रिंग को कर देंगे रिटर्न। अगर इसको ABCD के लिए भी हम रन करना चाहें तो आउटपुट हमारे पास आया है ABCD। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर टाइम है। आप देखेंगे कि यहाँ फॉर लूप लगा है, अंदर हमारा वाइल लूप लगा है, तो n² क्यों नहीं हुई, n² इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ ये i प्लस प्लस हो रहा है। यही i अंदर भी प्लस हो जाए या ये बाहर प्लस हो जाए, फर्क क्या पड़ता है, i प्लस प्लस होकर कहाँ तक जा रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ तक। तो ये लूप जो है पूरा सारे ऑपरेशंस मिलाकर स्ट्रिंग की लेंथ जितना ही रन करेगा उतने ही ऑपरेशंस होंगे, n ऑपरेशंस। इसीलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। काफ़ी सारे सवाल आपको होमवर्क में मिल रहे होंगे, उनको हमें सॉल्व करना है, और स्पेशली इस सवाल को आपको स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से सॉल्व करना है, क्योंकि अभी टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है। ये जो प्लस इक्वल टू है ये बहुत टाइम खा रहा है आपका। आप अगर स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे तो अभी वो टाइम जो है बच जाएगा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में से।